you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we're beginning today with the summary themes and symbolism in Hedda Gabler by Henrik Ibsen. So Ibsen was born in 1828 and died in 1906. Hedda Gabler is a psychological play, and Hedda Gabler is a protagonist, the central character around whom the whole story moves. Or rather, it is pertinent to say that it is Hedda who tries moving all the story according to the way she wants. So she wants everyone to work the way she wants, and she has a habit, a very strange habit, to influence upon other people who are there in her life. So Ibsen, Henrik John Ibsen, he was a major Norwegian playwright of the late 19th century, and he introduced to the European stage a new order of moral analysis that was placed against a severely realistic middle-class background and developed with economy of action, penetrating dialogue, and rigorous thought. So his plays are having certain themes which include most of the times a psychoanalysis. So Hedda Gabler, maybe we see that the outer action is quite less. The more action is there that is going on within the minds of the characters, especially in the mind of the central character, Hedda Gabler. So let's see what the play is about. So the entire play takes place in only one setting. Like there are certain other happenings जो कि मैं बताई जाती हैं सिर्फ, लेकिन बेसिकली जो प्ले है itself वो सिर्फ एक लिविंग रूम में दिखाया जा रहा है और उसके साथ एक स्मॉलर रूम अटैच्ड है जिसके हवाले से उसमें कुछ एक दो सीन्स उससे रिलेटेड है. So George Tesman, in Henrik's own language, Jürgen, like it is to be read as George. George Tesman and Hedda Tesman, also known as Hedda Gabler. So the name Gabler comes after her father, जो कि एक journal था, now dead. So journal की वजह से उसका नाम Hedda Gabler, and she prefers to be called by this name. तो हमें पता चलता कि ये दोनों नई नई इनकी शादी हुई थी और जब प्ले ओपन होता है तो एक रात पहले ये अपने 6 मंथ हनीमून से वापस आ चुके हैं. हेडा जो है इज अरिस्टोक्रेटिक लेडी, एंड बीइंग एन अरिस्टोक्रेटिक लेडी शी इज हार्ड टू प्लीज. ठीक है, उसकी आदतें जो हैं वो अरिस्टोक्रेसी उसके अंदर है, उसके बाप ने उसकी आदतें खराब की हुई हैं. सो उसके अंदर थोड़ा सा जिद्दीपन और थोड़ा अथॉरिटेटिव एटीट्यूड काफी हम देखते हैं. So throughout the play, it is clear that Hedda is pregnant. So Act 1 की beginning जो होती है उसमें टेस्मन जब जागता है तो उससे पहले आंट जूजू यानी आंट जूलियाना जो कि उसकी आंट है, उसकी दो आंट्स हैं बेसिकली, एक आंट रीना और एक आंट जूलियाना. So रीना is invalid and aunt Juju takes care of her. पहले ये लोग इकट्ठा रहते थे जिसमें बर्थ था इनकी मेड जॉर्ज टेस्मन और ये दोनों ऑन्ट्स, ये इकट्ठे घर में रहते थे अब जिसमें जूलियाना रह रही है. तो शादी के बाद जॉर्ज टेस्मन ने ये वाला घर लिया जिसको लेने में आंट जूलियाना ने अपनी एक पूरे साल की इनकम इस घर को यानी लेने पे लगा दी. सो इसलिए क्योंकि उनको बहुत प्यार है अपने इस भतीजे से जॉर्ज टेस्मन से. सो ऑन्ट जूजू आई होती है स्टार्ट में सुबह मिलने के लिए, लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि उससे पहले एक और विजिटर भी आ चुका है जो कि जिसने कार्ड दिया होता है फ्लावर्स के साथ, उस पर लिखा होता है आई विल बी कमिंग बैक लेटर इन द इवनिंग. खैर ऑन जूजू टेस्मन से मिलती है और उसको बड़ा अच्छा फील होता है दोनों को एक दूसरे से मिलके. अब मीनवाइल ऑन जूजू जो है शी इज टाइम एंड अगेन आस्किंग विद सर्टेन अपीयरेंसेस के उसको शायद वो ये जानना चाह रही है कि व्हाट वाज द
what was honeymoon about, what was it like, कैसा रहा सब कुछ. And basically she wants to know whether Joy Tesman is going to be a father or not. So Tesman जो है वो ऐसा कैरेक्टर हमें दिखाया गया है जो कि बिल्कुल लॉस्ट है अपनी रिसर्च में, और उसने इस 6 months का टाइम ऑलमोस्ट वेस्ट किया, इवन दो सच अ ब्यूटीफुल वाइफ वाज विद हिम, लेकिन ही सीम्स अटरली अनरोमांटिक because of his research. And Hedda Tesman or Hedda Gabler, she seems unromantic because उसे फील होता है कि मैं अपने से एक बड़े लो स्टैंडर्ड घराने में मेरी शादी हो गई. लेकिन वी सी के जनरल जब था जिंदा तो बहारें थी, वो मर गया. तो हेडा गैबलर जिससे हम देखते हैं कि सोसाइटी का जो एटीट्यूड था वुमेन के हवाले से, सो शी हैड टू मैरी जॉय टेस्मैन आउट ऑफ हर विल. पहले जो राजी नहीं थी, पहले जॉय टेस्मैन उन लोगों में से था जो उसे गुजरते हुए देखते थे, और फिर उसे उससे ही शादी करनी पड़ गई. सो टेस्मैन जो है वो रिसर्च कर रहा था, और उसकी रिसर्च हिस्ट्री पे थी, एंड इट वाज अ स्टीरियोटिपिकल टॉपिक. उसमें कोई उसका आउट प्रोडक्ट नहीं था, कोई फायदा नहीं था. बहरहाल he worked on that, and he is so dumb that he doesn't know what Aunt Juju is trying to ask, so he cannot figure it out. Meanwhile जब हेडा आती है तो आंट जूजू जो है वो अपना नया हैट और नए एक पैरासोल यानी अम्ब्रेला लेके आती है. सो हैट उसने इसलिए खरीदा जो कि बड़ा महंगा था, ताकि जब वो हेडा के साथ वॉक करे तो लोगों को लगे कि वाकई ये भी किसी एक अच्छी फैमिली से है, यानी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है. सो हेडा आके बड़ा उसको बातों बातों में इनडायरेक्टली उसकी बेइज्जती करती है, शो कराती है कि उसे इसकी आंट पसंद नहीं है. Tesman asks her to be kinder, but she clearly has a little interest in him either. वो तो उसकी भी परवाह नहीं करती. After some time, Mrs. Elvested arrives. So Elvested जो है, she is another character. जब वो आती है तो she comes with the news that Tesman's old academic rival, Elliot Lerberg, is back in the town. तो वो आके खबर देती है कि एलियट टाउन में आ चुका है और वो यहाँ पे रह रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिवेस्टेड थी, शी वाज हैडा's स्कूलमेट, और ये बड़े अरसे से एक दूसरे को जानते थे. एंड एलिवेस्टेड वाज नोन एज, यानी रियल नेम ऑफ एलिवेस्टेड वाज थिया. सो व्हेन शी मैरिड एलिवेस्टेड तो वो मिसेस एलिवेस्टेड हो गई. तो वो आती है इनके घर और वो बताती है बेसिकली कि आई हैव कम टू फाइंड एलियट लर्बर्ग, और मैं उसे अपने ये और क्यों ढूंढने आई हूँ, क्योंकि ही वाज अ टीचर टू आवर यानी हर हस्बैंड्स चिल्ड्रन, यानी इसके बच्चों का नहीं, इसके हस्बैंड के जो बच्चे थे ऑलरेडी. जब इसने दूसरी शादी की तो वहां पे उसके हस्बैंड के ऑलरेडी बच्चे थे. तो ही सिंस ही हैड टू गो many times out of house, तो उस जगह पे ये एलिवेस्टेड और एलियट लर्बर्ग इनकी आपस में केमिस्ट्री बन गई. they were in love with each other, and एलिवेस्टेड helped एलियट लर्बर्ग in writing a book. इसने से वो किताब लिखने में भी काफी मदद की जो वो लिख रहा था. अब डिफरेंस है क्योंकि एकेडमिक राइवल की बात हुई, तो एलियट लर्बर्ग बड़ा क्रिएटिव राइटर है, बड़े जबरदस्त किस्म के उसके टॉपिक्स हैं, अनलाइक टेस्मैन जो कि स्टीरियोटिपिकल और हिस्टोरिकल चीजों पे कॉपी पेस्ट करके और यानी नकल करके काम करता है. सो यहाँ पे अब हमें पता लगता है कि टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. एलियट लर्बर्ग एक तो इस सिटी में मौजूद है. सेकेंडली वी ऑल्सो कम टू नो कि एलिवेस्टेड जो है वो एलियट को ढूंढने आई है. तो हेडा इसमें बड़ा यानी हो जाती है कि इसका क्या काम उसे ढूंढने के लिए इतनी दूर आने को, अगर वो इसके हस्बैंड का दोस्त है और इसके बच्चों का ट्यूटर है. सो हेडा इज नाउ क्यूरियस टू नो एवरीथिंग. उसका बड़ा इस मामले में यानी शी वांट्स टू नो एवरीथिंग व्हाट हैपेंड. और फिर हेडा जिस एलियट लर्बर्ग को जानती थी, जो कि इससे जब इनका एक अफेयर था कॉलेज टाइम में, सो हेडा ने उसको छोड़ दिया जब लगा कि ये अफेयर पब्लिक हो जाएगा. और उन्होंने कहा कि ये जो अफेयर है ये, क्योंकि जो हेडा गैबलर है शी इज अफ्रेड ऑफ अफेयर्स, वो सोसाइटी में रहती है, ये भी उसकी एक यानी नेचर है कि वो सोसाइटी में रह के डरती है
कि उसका नाम बदनाम ना हो, उसे किसी नाम से मंसूब नहीं किया जाए। और यही डर इन द एंड उसको यानी लाइक शी डजंट वांट टू कम इन इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन, कि किसी के पास उसकी वीकनेस ना हो लेकिन इसके पास सबकी वीकनेसेस हो। सो उसके बाद जब इसने वो अफेयर खत्म किया तो एलियट लवबर्ग ही वेंट इनटू ड्रिंकिंग, और वो बड़ा नोटोरियस किस्म का ड्रिंकर बन गया जिसने अपना सब कुछ ड्रिंकिंग में लुटा दिया। आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि जो एलिवेस्टेड थी इसने उसको संभाला, फिर इन दोनों ने किताब लिखी। अब ये बात हेडा को हजम नहीं हो रही कि वो इतना यानी खत्म जो हो गया शराब में मेरे इन्फ्लुएंस में आके, ये खातून उसको कैसे संभाल सकती है, यानी मेरे होते हुए कोई और किसी पे क्यों इन्फ्लुएंस करे। खैर वो बताती है कि नाउ ही हैज रिफॉर्म्ड, और हेडा फिर इस बात को जानने के लिए वो उसे कहती है कि टेस्मैन को कि तुम जाके एक लेटर लिखो और उस लेटर में इनवाइट करो एलिट लवबर्ग को कि वो हमारे घर आए। और वो उसे कहती है कि फिर जो लेटर लिखोगे वो लेटर लंबा लिखना, ताकि उसे टाइम मिल जाए, यानी हेडा को टाइम मिल जाए एलिवेस्टेड से बातें उगलवाने का। सो एलिवेस्टेड हेडा के मुकाबले में मासूम है और वो नहीं जानती कि ये सब कुछ क्यों कर रही है। एंड देन व्हाट हैपेंस कि जो हेडा गैबलर है वो उससे बातों बातों में आहिस्ता सा पूछना शुरू कर देती है। वो से एलिवेस्टेड डरी होती है हेडा गैबलर से, और उसको ये भी डर होता है कि एलियट कहीं दोबारा ड्रिंकिंग स्टार्ट ना कर दे। तो वो कह रही है कि मैं अपने हस्बैंड के परमिशन से इसीलिए उसको ढूंढने के लिए आई हूँ, उससे मिलने के लिए आई हूँ, ताकि मैं उस पर नजर रखूं। सो एलिवेस्टेड की वजह से इनको आइडिया हो जाता है, यानी सारी बात पता चल जाती है हेडा को कि एक्चुअली व्हाट केमिस्ट्री इज गोइंग ऑन बिटवीन देम। मीनवाइल जज ब्रैक अराइव्स। अब जज ब्रैक कौन है? दिस इज ऑल्सो अ पर्सन जो कि उस ट्रायंगल में एक पार्ट है, उस ट्रायंगल का एक हिस्सा है, यानी ट्रायंगल में हेडा टेस्मैन है, जॉय टेस्मैन है, और अपार्ट फ्रॉम देम लाइक देयर आर सर्टेन अदर, यानी जज ब्रैक भी इन्वॉल्व। अब जज ब्रैक वहां का एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जिसकी सोसाइटी में एक रेपो है, इन्फ्लुएंस है, और उसके बड़े ऊंचे हाथ हैं। ही इज वेल टू डू पर्सन। जज ब्रैक इज always flirting with Hedda and he takes advantage of dumbness of Tasman, जो कि अपनी वाइफ में रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होता। हेडा टेस्मैन भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं जज के साथ, और वो उसके साथ काफी जूम मनी बातें कर लेती है, बट शी इज अफ्रेड ऑफ दैट अफेयर थिंग कि मैं किसी के इन्फ्लुएंस में ना आऊं। इसलिए वो यानी वो एक बड़ा मशहूर वर्ड बोलती है कि आई कैन नॉट जंप ऑफ द ट्रेन, कि मैं उन हदों से बाहर नहीं निकल सकती। सो एलियट ऑल्सो ब्रिंग्स द न्यूज के जज ब्रिंग्स द न्यूज कि एलियट इज नाउ अ सक्सेसफुल पर्सन, और शायद टेस्मैन चूंकि अब ये जो रिसर्च करके आया है, डॉक्टरेट करके आया है, तो ही इज एक्सपेक्टिंग अ पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी। क्यों उसे वो चाहिए पोजीशन? क्योंकि अब उसने घर बड़ा ले लिया हेडा की वजह से, जो कभी प्राइम मिनिस्टर का हाउस हुआ करता था, और उसने इस जगह पे इसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। सो ही इज काउंटिंग ऑन दैट जॉब। तो वो बताता है जज हेडा को कि वही प्लेस अब वो डिजर्व कर रहा है एलियट। सो एलियट जो है अब इसका बड़ा पोटेंशियल राइवल बन चुका है। हेडा को इससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता, टेस्मैन परेशान हो जाता है। हेडा इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट कि उसके हस्बैंड को जॉब मिलता है या नहीं मिलता। Meanwhile, when he leaves, Tasman tells Hedda that they will have to cut back their expenses. क्योंकि जब ये गुफ्तगू शुरू होती है या ये हेडा की एंट्री होती है, तो हम देखते हैं एक पुराना पियानो वहां पे पड़ा होता है जो कि जनरल गैबलर का पियानो होता है। सो शी सेज कि हमें ये रिप्लेस करना है। तो टेस्मैन कहता है कि ओके, मैंने कुछ चीजें लेनी थी, मैं पोस्टपोन करके तुम्हारे लिए पियानो ले लूंगा और पुराना हम बेच देंगे। सो हेडा इज ऑफ द व्यू कि हम पुराना भी रखेंगे। और जिस तरह हमने घर में देखा कि जिस तरह चीजें अगर आप इसको पढ़ेंगे प्ले को, तो शुरू में जिस तरह वो रूम स्टफ्ड होता है, रादर ओवर स्टफ्ड होता है, वो हेडा की नेचर दिखाता है
कि हेडा चाहती है कि उसके पास सब कुछ और वो उससे कोई चीज निकालनी ना पड़े। फिर यहाँ पे टेस्मैन जो है वो जब कहता है कि एक्सपेंसेस खत्म करने पड़ेंगे, मीनवाइल हेडा जो है वो उसको बिलीव करा देती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वो फिर अपने पिस्टल्स लेके अपने रूम में चली जाती है। सो पिस्टल्स जनरल गैबलर के जो कि हेडा के पास हैं, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है इस पूरे प्ले के अंदर। Now, when Brack returns later in the day in Act 2, तो हमें ये भी पता लगता है कि हेडा उससे कहती है कि आज फर्स्ट टाइम तुम फ्रंट डोर से आए हो। So this shows कि most of the time he is using back door entry. So वो देखते हैं कि हेडा अपने पिस्टल से खेल रही है और उसके बाद उन दोनों की गपशप होती है। हेडा ब्रैक को बताती है कि अपने हनीमून पे वो किस तरह बोर हुई, उसके लिए, इस घर के लिए, टेस्मैन के लिए कोई स्पेशल फीलिंग नहीं है, और सिर्फ वो मजबूरी में एक लाइफ गुजार रही है। सो दिस इज व्हाट वी कम टू नो फ्रॉम हर डिस्कशन विद जज ब्रैक। Now, Tasman arrives and turns to the stage, और ये के बताता है कि ब्रैक जो है स्टैक पार्टी, ही टेल्स के ब्रैक जो है वो पार्टी दे रहा है और उसको अटेंड करना है शाम को। Meanwhile, Elliot Lerberg also arrives on the scene and he talks with Hedda Gabler while Tasman और ब्रैक जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं उस पार्टी को जो कि अरेंज होनी है रात को। सो एलियट लेबर्ग हेडा के साथ बैठ जाता है। अपरेंटली वो एक एल्बम देख रहे हैं, पिक्चर एल्बम, लेकिन वैसे वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं, और वो उसमें डिस्कशन में एल्वेस्ट्रेड का जिक्र भी आता है, और एलियट को भी पता है कि वो परेशान है कि ये दोबारा ड्रिंक करना ना शुरू करते। अब यहाँ पे he begins to drink and decides to join Tasman and Brack as they leave for the party. तो एल्वेस्टेड भी मौके पे मौजूद होती है, तो वहां पे जब ये हेडा देखती है कि एल्वेस्टेड भी इस चीज पे राजी है और बिलीव करती है कि ये अब दोबारा नहीं पिएगा, और एलियट भी कहता है कि आज के बाद मैंने बहुत अरसे से ड्रिंकिंग छोड़ दी और अब मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। नाउ हेडा जो कि हर चीज कंट्रोल करना चाहती है, वो कंट्रोल करने के लिए इसको बता देती है कि एल्वेस्टेड से वो भी आई थी और ये तुम्हारे बारे में सस्पिशियस थी। अब ये वो बात थी जो कि एल्वेस्टेड नहीं चाहती थी कि हेडा गैबलर एलियट लेबर्ग को बताए, क्योंकि इसके बताने से जाहिर बात है वो समझेगा कि ये मुझ पे शक कर रही है, तो वो गुस्से में आके ड्रिंक कर लेता है और फिर उनकी ड्रिंक पार्टी पे भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पे वो पहले तैयार नहीं था। हेडा दिल में खुश होती है और एल्वेस्टेड जो है वो ये बड़ी हार्ट ब्रोकन हो जाती है। एलियट जो है कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और एल्वेस्टेड को उसके घर छोड़ दूंगा। सो एक्ट 3 जब शुरू होता है तो इट इज ऑलमोस्ट द डॉन, और जो एल्वेस्टेड है शी इज वेकिंग अप, और अभी तक ये वेट कर रही है एलियट लेबर्ग का, जिसने हाफ एन आवर और 1 आवर कहा था, लेकिन वो अभी पूरी रात हो गई वापस नहीं आया। सो हेडा काउच पे सोई हुई है, वो उठती है और एल्वेस्टेड को सोने के लिए भेज देती है बेड पे। टेस्मैन आता है एंड टेल्स हिज वाइफ के he has possession of Elliot fabulous manuscript. So यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है पिछले एक्ट में कि एलियट लेबर्ग ने एक जो किताब लिखी है ऑलरेडी, और वो बड़ी पब्लिश हुई, हर जगह पे बड़ी सक्सेस मिली उससे, तो वो कहता कि वो तो कुछ भी नहीं था, अब जो मैं लिख रहा हूँ ये वो लिख रहा हूँ जिसमें मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं लिखूं, और ये सबसे बेहतरीन बुक होगी। दो वो टेस्मैन को बता देता कि मैं तुम्हारी जगह उस पोजीशन के लिए नहीं लड़ रहा, लेकिन ये जो बुक है मेरी, ये सबको मुतासिर करेगी। सो देयर इज काइंड ऑफ जेलसी इन टेस्मैन। तो होता क्या है कि वो जब सुबह टेस्मैन आता है तो उसके पास उसका मैन्युस्क्रिप्ट होता है। अब जब इससे पहले थिया और ये हेडा बातें कर रहे होते हैं, तो थिया उसे बताती है कि हम दोनों ने वो जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है इसमें हम दोनों की बड़ी मेहनत है, और वो हमारे लिए बेबी की तरह है, यानी हमारे दरमियान एक कनेक्शन है, हमारे लिए एक बच्चे की तरह है, तो हम इससे बड़ी हमें मोहब्बत है इस मैन्युस्क्रिप्ट से।
सो ईलिट ये मैन्युस्क्रिप्ट कहीं पे गिरा देता है ड्रिंक होके, टेस्मैन उसको उठा के ले आता है और उसको वहां पे अपने साथ रख लेता है। मीनवाइल वो आके जब लाइक व्हेन ही रीचेस होम एंड एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू हेडा, तो इतने में इत्तला मिलती है कि आउट रीना इज डाइंग, जो इनवैलिड होती है वो मरने वाली है और शी इज नियर हर डेथ। सो इस मौके पे टेस्मैन जो है वो उस मैन्युस्क्रिप्ट को उसके हवाले करा देता है हेडा गैबलर के, और खुद वहां पे उसकी डेथ पे चला देता है। Now this is a time के ईलिट जो है उससे पहले कि वो रियल ट्रबल में जाए, ये भी खबर मिलती है कि ईलिट लर्बोग जो है ही इज बीन अरेस्टेड। ब्रैक मीनवाइल उस जगह पे ये इतला दे के वापस जाता है और ईलिट वहां पे पहुंच जाता है। सो ही टेल्स अ शॉक्ड मिसेस एल्वेस्टेड दैट ही हैज डिस्ट्रॉयड हिज मैन्युस्क्रिप्ट। अब हेडा को पता कि मैन्युस्क्रिप्ट तो इसके पास है, लेकिन सिंस ही हैज लॉस्ट द मैन्युस्क्रिप्ट, तो वो मिसेस एल्वेस्टेड को बताता है कि मैं मैन्युस्क्रिप्ट को गिरा आया हूं। वो परेशान हो जाती है। ईलिट ये भी कन्फेस करता है हेडा से कि यानी व्हेन ही इज अलोन विद हर कि मैंने उसे गुमा दिया, नाउ आई वांट टू किल माय सेल्फ। तो हेडा जो है वो इससे पहले वो एलियट की लड़ाई सी हुई थी जिस वजह से ब्रैक परेशान था। सो बेसिकली अब हेडा उसे ये नहीं बताती कि मेरे स्क्रिप्ट मेरे पास है, वो उसे सिंपल एक पिस्टल दे देती है और बताती है कि एक ब्यूटीफुल डेथ के जरिए तुम मरना। सो ब्यूटीफुल डेथ मीन्स कि अपनी टेम्पल पे गोली मार लेना, अपने हार्ट पे गोली मार लेना। सो दिस इज ब्यूटीफुल डेथ। शी इज बाय द वे मोर कंसर्न्ड अबाउट के टेम्पल पे गोली मारे, अपनी कनपट्टी पे। वो चला जाता है और ये उस मैन्युस्क्रिप्ट को जला देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मैं मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बल्कि ईलिट लर्बोग और एल्वेस्टेड के बच्चे को जला रही हूँ। सो ये उनका कनेक्शन खत्म कर रही है। सो एक्ट 4 जो बिगिन होता है लिविंग रूम में, इट इज डार्कनेस। आंट जूजू यानी आंट जूलियाना, शी अराइव्स द स्क्रीन, और यहाँ पे हर बंदा ब्लैक कपड़े पहन के बैठा होता है, लाइक चूंकि डेथ हो चुकी होती है ऑन ट्रेना की। और हमें ये भी पता लगता है कि लाइक ऑन जूजू अनाउंस कर रही है कि अब उसे एक और इनवैलिड की टेक केयर करने की जरूरत है, यानी कोई और बंदा जो कि जिसे किसी की मदद की जरूरत हो। सो वो चली जाती है। मिसेस एल्वेस्टेड पहुंचती है और बताती है कि लाइक ईलिट लर्बोग हॉस्पिटल में, कि उसने सुना है इसको। मीनवाइल ब्रैक रीचेस और वो कंफर्म करता है ये बात, लेकिन वो रिपोर्ट देता है कि ईलिट इज ऑलरेडी डेड और उसकी चेस्ट में वुंड हुआ है। सो ये बात हेडा को थोड़ा सा हर्ट करती है कि मैंने तो उसे कहा था, मैं तो उस पर इन्फ्लुएंस कर रही थी और मैंने उसे कहा था कि अपनी कन पट्टी पे गोली मारो, उसने दिल पे मार दिया। चलो दिल पे मारना भी किसी हद तक ठीक है। So Tesman and Mrs. Elvested immediately sit down and try to reconstruct the manuscript in honor of the deceased person. अब यहाँ पे हमें मिसेस एल्वेस्टेड की ये बड़ी अजीब हरकत लगती है कि यहाँ पे उसका लवर ईलिट लर्बोग मर गया, टेस्मैन का एक राइवल मर गया। चलो टेस्मैन तो दिल से खुश होगा। हेडा सॉरी एल्वेस्टेड जो उसे प्यार करती थी, उसने जब देखा कि टेस्मैन अब इस पे काम शुरू कर सकता है, तो वो जो रेमनेंट्स बचे थे कुछ उस फायर में और कुछ मटेरियल एल्वेस्टेड के पास था, वहां से ये दोनों उसी किताब पे काम शुरू कर देते हैं जो कि एल्वेस्टेड का मैन्युस्क्रिप्ट था। सो फ्रॉम हियर वी कम टू रियलाइज कि एल्वेस्टेड एक मटेरियलिस्टिक लेडी थी जो कि सिर्फ उसके साथ इसलिए थी कि इस सक्सेस में उसे हिस्सा मिले और ये उससे शादी कर ले। सो मीनवाइल जब प्राइवेटली खड़े होते हैं तो ब्रैक बताता है कि ये इंतहाई अगली डेथ थी इसकी एलियट की, कि उससे पिस्तौल गलती से चल गया और वो उसकी पेट में गोली लगी। ठीक है, यानी ना दिल पे ना कान पट्टी पे, उसके पेट में गोली लगी। और ये जो है अब वो ये भी बताता है कि जो पिस्टल है वो मुझे पता लग चुका है कि वो पिस्टल किसका है। अब यहाँ पे हेडा डबल ट्रबल का शिकार होती है कि अगर वो चुप रहेगी तो जज उसको मिसयूज करेगा, उसकी ऑलरेडी इस पे नजर है। सो वो नहीं चाहती किसी के इन्फ्लुएंस में आना, प्लस उसने चाहा कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सके, किसी की लाइफ को रीशेप कर सके, चेंज कर सके। ये वो भी नहीं कर पाई कि उसने उसे टेम्पल पे मारने का मशवरा दिया और
हुआ ये कि गोली उससे गलती से चली और उसके पेट में लगी। सो वो अपने रूम में जाती है, थोड़ी देर पियानो प्ले करती है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स शी शूट्स हरसेल्फ। Now, themes in this play are like power and influence. This is what we see in shape of Hedda Gabler and Judge Brack. Hedda Gabler के पास ये traits उसके father से आए, Judge Brack के पास ये traits उसकी job से आए, since he was a judge. तो at this case ये नहीं चाहती हेडा कि कोई बंदा भी इसको influence कर सके, rather she wants to be influenced by others. Then we find provincialism and patriarchy. So this is a society where we find that male are dominating. So इस society के अंदर हेडा जैसी women who, though they want to leave that boundary, like जो मैंने पहले डिस्कस किया कि वो जो बाउंड्री जिसके अंदर वो थी और जिससे बेसिकली जज ब्रैक उसे निकालना चाह रहा था, तो ये जानबूझ के उस बाउंड्री से निकल नहीं पा रही। Moreover, provincialism, it is basically the attitude of the people who are unwilling to consider new or different ideas or things. So we find Tesman जो कि इस तरह का बंदा है, वो अपने स्लीपर्स मंगवाता है आंट्री जूजू से, पुराने स्लीपर्स, पुरानी चीज़ों पे काम करता है। हेडा गैबलर अपने पियानो से जान नहीं छुड़ाना चाहती। So this trait is in both of them. Then modern society versus individual. So we find that society इसमें भी individual के against है, जिसमें Hedda Gabler is facing the society, Tesman भी society को face कर रहा है। मैरिज देखते हैं हम जो कि एक फेलियर है, लव जो कि हेडा और इलियट के दरमियान था जो खत्म हो गया, फिर एल्वेस्टेड और इलियट के दरमियान था। देन सेक्सुअलिटी इज देयर, जो हम लस्ट देखते हैं ब्रैक की सूरत में। जेलसी है जो कि हेडा के अंदर है, लाइक थेया के हवाले से, यानी एल्वेस्टेड के हवाले से, और लाइक टेस्मन के अंदर है एलिट लर्बो की उस बुक के हवाले से, मैन्युस्क्रिप्ट के और जॉब के हवाले से। ड्रग्स एंड अल्कोहल प्ले अ ग्रेटर रोल, जिससे जान छुड़ाते हुए यानी एलिट ने अपना काम किताबों पे तवज्जो दी, किताबें लिखी, लेकिन इन द एंड हेडा ने उसने फिर इसको उस पे लगा दिया। ड्रीम्स, होप्स एंड प्लान्स जो कि इन सारों के होते हैं, लेकिन वी सी के हार्डली कोई प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। रिस्पेक्ट एंड रेप्यूटेशन, सो दिस इज व्हाट हेडा बिलीव्स के जो वो तब तक जी रही है जब उसके पास रिस्पेक्ट और रेप्यूटेशन है। वेल्थ वी सी प्लेज अ वाइटल रोल, जिसमें जिसके लिए ये सारे लोग लड़ रहे हैं, स्पेशली टेस्मन जिसका सर्वाइवल उस वेल्थ पे है, स्पेशली आफ्टर मैरिंग हेडा गैबलर। Piano is symbolic. Piano is a reminder to Hedda of her aristocratic time and of her father. Jenna Gabler की पिक्चर भी इसलिए कि it reminds Hedda कि she has aristocratic blood in her. जर्नल के जो पिस्टल्स हैं, बेसिकली ये एक थ्रेट है जो हेडा यूज करती है फॉर हर वर्क्स टू बी डन। वाइन लीव्स, बेसिकली हेडा उस चीज को कहती है कि जब बार बार ये वाइन लीव्स का जिक्र करती है, जब वो एलिट लर्बो को कन्विंस कर रही होती है सुसाइड के लिए, और तो वो ये बेसिकली कह रही है कि एक तरह से एक बेटर एंडिंग इन अ वे, या कोई लाइक सम मेडल काइंड ऑफ थिंग कि जो किसी को किसी अच्छे काम करने पे मिले। मैन्युस्क्रिप्ट ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है उस रिलेशन की जो कि एलिट लर्बोग और एल्वेस्टेड के बीच में था, और हेडा इससे जेलस हुई। थेया के जो बाल हैं, जिस हेडा हमेशा कहती थी बचपन में भी कि मैं इन बालों को जला दूंगी, तो वो भी बेसिकली एक जेलसी थी। फायर जो है वो जिसमें वो मैन्युस्क्रिप्ट को फेंकती है, वो हेडा की जेलसी की फायर है, जिसमें उसकी मेहनत जल के राख हो जाती है। So this was a psychological play based on Henrik Ibsen's famous Hedda Gabler. It was a pure psychoanalysis of the protagonist.